राजनीति से रोजगार तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, आपके साथ सच की बात परमार्थ आवाज पर। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना। आपको बता दें, खबर जनपद जालौन से आ रही है। उदय अंतर्गत पूर्व डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, विपक्ष की हालत पर उनके कर्मों और क्रियाकलापों का दोष बताते हुए उन्होंने कहा कि बेईमानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी का पहले से वादा था, अधर्मियों को नहीं बख्शा जाएगा। एवं सभी जांच एजेंसियों को पूर्व डिप्टी सीएम ने बताया कि वे स्वतंत्र हैं। जातिवाद के मुद्दे पर बोले पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, पीएम पिछड़ी जाति राष्ट्रपति आदिवासी क्षेत्र की है, पूर्व राष्ट्रपति भी अनुसूचित जाति के है, इसलिए बीजेपी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। विपक्ष समाज के विपणन से लाभ उठाने का सपना देखना है और ये सपना ही देखते रहेंगे और मोदी जनता के सपनों को पूरा करते रहेंगे। अखिलेश यादव को पीडीए का फुल फॉर्म तक नहीं पता, हर दिन बता रहे हैं अलग अलग, मतलब चुनाव के पहले सभी बन जाते हैं पंडित व मौलवी और चुनाव के बाद जन्मदिन मनाते जाते हैं। वही आपको बता दें, इटली और पेरिस चुनाव के पहले इनकी चाल डाल रंग रूप सब बदल जाता है। औरई नगर में साहित्य परिषद के द्वारा आयोजित क्रांति तीर्थ कार्यक्रम में पहुंचे थे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। संवाददाता संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, आज मुझे उरई में जालौन जनपद में साहित्य परिषद के क्रांति तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत आना था। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक आपने देखा होगा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जगह जगह पर उन्होंने वीर स्वातंत्र संग्राम सेनानियों के गांवों से मिट्टी को अर्जित करके अभी दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत वाटिका के लिए उसके समर्पित किया है। साहित्य परिषद एक अलग संगठन है और इन्होंने भी क्रांति तीर्थ के नाम से अज्ञात सेनानी जिनका नाम अभी तक दर्ज नहीं है, उनके गांव-गांव जाकर उनके बारे में जानकारी संग्रहित करना, उनके परिजनों को सम्मानित करना और देश की जो स्वाधीनता है किन मुश्किलों में हमको मिली है उसके लिए एक नई पीढ़ी को जागृत करना, ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ से मुझे चित्रकूट जाना है और चित्रकूट के बाद फिर मध्य प्रदेश चुनाव में मुझे आज ही रात को चले जाना है। मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे देश का वातावरण तेजी के साथ में बदला है और इस देश की दशा और दिशा दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बदली है। आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो आधा बना हुआ एक्सप्रेसवे था, 17 एक्सप्रेसवे है बन रहे हैं। आज सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटे बिजली आ रही है। आज तमाम स्कूल 250 तो माध्यमिक, 78 डिग्री कॉलेज और लगभग 20 के आसपास विश्वविद्यालय नए बने। हर जनपद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बन रहा है। पिछली सरकारों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, इस सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। और आज 2 हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डे बनने की तरफ हैं। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में जेवर का और एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का आज उत्तर प्रदेश में है। 100 मोबाइल बनते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो 70 मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। यानी आज बदला है देश भी और प्रदेश भी। ऐसे समय विपक्ष हताश, निराश और मुद्दा विहीन है। उनके पास एक ही अस्त्र अंग्रेजों की तरह बचता है और वो अस्त्र है सनातन संस्कृति को मानने वाले सनातनियों को जातियों में बांटो, आपस में लड़ाओ, हिंदू और मुस्लिम करो और किसी तरीके से नकारात्मकता के कारण वोट पाओ। तो मैं समझता हूं मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उन्होंने जाति विहीन व्यवस्था को समाप्त किया है, जाति विहीन व्यवस्था को स्थापित किया है
और जातीयता को समाप्त किया है। आज इसी कारण से लोग एक समन्वित रूप में देश के विकास में लगे हैं। इसलिए आगामी जो 2024 का चुनाव है वो इनके गली की हड्डी बन गया है और मैं समझता हूं कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्वीप कर रहा है और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी से ही मुकाबला अन्य दलों का है। मिजोरम में हम सहयोगियों के साथ सरकार बना रहे हैं। तो आज कह सकता हूं कि 2024 का जो चुनाव है, मैं पहले विधानसभा चुनाव के पहले यहां आया था और मैंने कहा था कि बुंदेलखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्वीप करेगी और बीजेपी अधिकांश सीटों पर विजयी रही। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ना तो सपा, ना बसपा, ना माकपा, ना कांग्रेस किसी को मिलने वाली नहीं और बीजेपी पहले से कहीं अधिक बहुमत से प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी को बनाएगी। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ईडी और आईटी और सीबीआई का प्रयोग करते हुए ये पूरा दबाव बना रहे हैं। अब बेईमानी करोगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाओगे, माननीय न्यायालय आपके बारे में टिप्पणी करेगा, उसके बाद भी दोष बीजेपी का, दोष आपके कर्मों का है, आपके क्रियाकलापों का है। आप ऐसे कर्म काहे करो जो आपको इस प्रकार से जवाबदेही बनना पड़े।